दोस्तों नमस्कार। इस भ्रम में मत रहिए कि यह सरकार ताकतवर है। ताकतवर सरकारें अक्सर बेफिक्र होती है। वह किसी सवाल से डरती नहीं है। उसे इस बात का खौफ होता नहीं है कि आज नहीं तो कल कोई अगर सामने खड़े होकर उनसे सवाल करने लग जाए तो वो जवाब क्या देगी। दरअसल ये सरकार डरी हुई है। उसे इस बात का खौफ है, इस देश के भीतर अगर छात्र खड़ा हो गया, वो सड़कों पर आ गया, सरकार से सीधे सवाल करने लग गया, तब क्या होगा। और इस देश में छात्रों की तादाद 40% से ज्यादा है कुल आबादी का। और खास तौर से इस देश में बेरोजगार छात्र हों या फिर नौकरी और पढ़ाई के लिए परीक्षा देने वाले छात्र हों, उनकी तादाद इस देश में 40 करोड़ के लगभग है। जो सरकार की चूल्हे हिला सकती है अगर एक झटके में उसे इस बात का एहसास हो गया कि दरअसल इस देश में शिक्षा एक माफियागिरी के तहत चलता है। जो सीधा आरोप विपक्ष के नेता लगाते हैं और विपक्ष की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कहने से चूकती नहीं है, और उसका एक एहसास जंतर मंतर पर भी लगातार हो रहा है। तो सरकार डरी हुई है, बात सिर्फ यह कहने से होगी नहीं। दरअसल इसके उन सिरों को आज पकड़ने की जरूरत है कि इस डरी हुई सरकार के भीतर क्यों इतना ज्यादा खौफ है। राहुल गांधी लंबी यात्रा के बाद या फिर कहें एक लंबे ब्रेक के बाद दिल्ली लौटे और गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया। उसकी सक्रियता यहां से लेकर देहरादून तक दिखाई देने लग गई। उसकी सक्रियता गृह मंत्रालय से लेकर जंतर मंतर के बीच घुमड़ते हुए अधिकारियों के बीच फुसफुसाहट के तौर पर उभरने लगी। यह माजरा है क्या? क्या वाकई सरकार इतनी डरी हुई है कि इस देश के भीतर गैर राजनीतिक तरीके से भी अगर छात्रों की बात करने के लिए कोई विपक्ष का नेता खड़ा हो गया तो सरकार की जमीन हिलने लगेगी? यह बात कहने की नहीं है। आज से नहीं, काफी दिनों पहले से इस बात का ऐलान हो चुका है कि दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस देश के भीतर छात्रों के बीच जाकर उनकी आवाज को उठाएंगे। वो आवाज जो इस देश के लाखों करोड़ों छात्रों की जिंदगी से जुड़ी है, और ना सिर्फ जिंदगी से जुड़ी है बल्कि इस देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम हो या ना हो, लेकिन उसे होने ही क्यों दिया जाए। राहुल गांधी 17 तारीख को, इसी महीने की 17 तारीख को छात्रों की गूंज के नाम का कार्यक्रम देहरादून में करने जा रहे हैं। और देहरादून के परेड ग्राउंड को हफ्ते भर पहले वहां के कांग्रेस के नेताओं ने नगर निगम को पैसा देकर यह तय कर लिया कि 15, 16, 17 यानी आज रात के 12 बजे के बाद वो ग्राउंड कांग्रेस अपने पास ले लेगी, तैयारियां करेंगी। 17 तारीख को शाम के 5 बजे वहां पर छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होगा। तो फिर पैसा पेमेंट हो चुका है परेड ग्राउंड का, लेकिन एक झटके में नगर निगम कहता है बिल्कुल नहीं। बहुत मुश्किल है। हमने जो इजाजत दी थी उसमें तो बहुत साफ तौर पर यह लिख दिया था, अगर कोई भी कार्यक्रम राज्य सरकार करती है, जिला प्रशासन करता है, या फिर कोई भी सरकारी कार्यक्रम किसी भी स्तर का होता है, तो अगर वो कहती है कि परेड ग्राउंड में ही उसका कार्यक्रम होना है तो आपको एक झटके में परेड ग्राउंड खाली करना पड़ेगा। 1,77,000 रुपए कांग्रेस ने वहां नगर निगम को एसबीआई की ब्रांच से ट्रांसफर करके जमा करा दिए। और उसके बाद नगर निगम ने कहा कि ठीक है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इसमें कुछ कमजोरियां हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तो एनओसी लिया ही नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि यहां पर राज्यपाल का एक कार्यक्रम होने वाला है, तो आपको इजाजत नहीं दी जा सकती है। आप किसी दूसरे ग्राउंड में चले जाइए। एक ग्राउंड हमारी नजर में है, बन्नी ग्राउंड, आप वहां पर चले जाइए। और इसके बाद मशक्कत इस तर्ज पर शुरू हो गई कि कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया अपने देहरादून के तमाम कांग्रेसी नेताओं के बीच, और दिल्ली से एक टीम भी पहुंची, और सबने तय किया कि आज रात 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभी जमा हो जाएं।
और रात के 12 बजे जब तारीख बदल जाती है और 15 तारीख से हमने चूंकि 3 दिनों के लिए यह ग्राउंड ले रखा है, तो हम आज रात 12 बजे से ही वहां पर टेंट गाड़ने शुरू कर देंगे। सरकार के हाथ पांव फूल गए। क्यों फूल गए? एक कार्यक्रम कोटा में हो चुका है। यह तो अच्छा है कि इलाहाबाद और पटना का कार्यक्रम नहीं हुआ, क्योंकि इस देश की राजनीतिक सत्ता को छात्रों ने जब जब डिगाया है तो उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों का योगदान या उनकी मशक्कत या उनकी सोच राजनीतिक तौर पर किस तरीके की रहती है, यह हर किसी ने देखा है। वो मंडल का दौर हो, वो इमरजेंसी का दौर हो, किसी भी दौर को अगर परखना शुरू कीजिएगा तो फिर यहां तक कि गुजरात के भीतर भी जब छात्रों के आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उन्हें याद बिहार के जयप्रकाश नारायण ही आए थे। लेकिन बात आज अतीत की नहीं है, बात भविष्य की है। भारत के भविष्य की बात का जिक्र इस देश के युवा छात्रों के साथ जोड़कर करना होगा। और सरकार को लगता है कि भारत का भविष्य सत्ता में बैठे लोग ही बनाएंगे, तो हर कार्यक्रम पर रोक क्या लगा दी जाए जहां पर यह एहसास हो कि उसके जरिए कहीं कोई जागरूकता इस देश में तो नहीं आ जाएगी। एक टिमटिमाता हुआ दिया, उसके आश्रय इस अंधेरे के भीतर रोशनी की खोज, इस देश में विपक्ष यही तो कर रहा है। राहुल गांधी अपने तौर पर अगर आवाज उठा रहे हैं, और राहुल गांधी इस दौर में जो लंबे वक्त तक गायब थे, तो शायद सांसें खुले तौर पर सत्ता ले रही थी, कोई हरकत नहीं थी। लेकिन एक झटके में आज वो लौटे और हरकत में सरकार आ गई। हमें लगता है सबसे पहले आपको वो कागज देखना चाहिए जो परेड ग्राउंड की इजाजत लेने के लिए 1,77,000 नगर निगम को जो सौंपे गए, और उसके बाद नगर निगम ने जो जिक्र किया है कि कांग्रेस ने अभी तक सिटी मजिस्ट्रेट का एनओसी जमा नहीं कराया है, और परेड ग्राउंड में पहले से ही लोक पर्व और 16-17 जुलाई को राज्यपाल का एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। और नगर निगम का कहना है कि हमने आपको एक कागज थमाया था जिसमें इस बात का जिक्र था कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन, उत्तराखंड शासन को कोई कार्यक्रम अगर प्रस्तावित होता है तो फिर जो आवेदन करता है उसको तत्काल परेड ग्राउंड खाली करना पड़ेगा। यह अनिवार्य है और आप किसी अदालत में नहीं जा सकते हैं, यानी आप खिलाफ कहीं भी नहीं दरवाजा खटखटा सकते हैं। और नगर निगम के जरिए जारी ये पत्र भेजा गया राजेंद्र सिंह भंडारी को, जो प्रदेश के महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और पता है 21 राजपुर रोड, देहरादून। हमें लगता है पहले इस दोनों पत्र को देख लीजिए। पैसा जमा कराया गया, और जो पत्र नगर निगम के जरिए अब परेड ग्राउंड में ना हो, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं है जो आप इन कागजों को देख के समझेंगे। बात इसके बाद खुलेगी, पहले इन दस्तावेजों को देखिए। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं, एक ताकतवर सरकार जिसकी तूती पूरे देश के हर राज्य में बोलती है, इस देश के भीतर का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिस पर उसने कब्जा नहीं किया है। उसने टीएमसी को पूरे तरीके से हथिया लिया, माइनस ममता बनर्जी कर दिया। कांग्रेस के नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, माइनस गांधी परिवार होना चाहिए। उसने शिवसेना को पूरे तरीके से हथिया लिया, माइनस ठाकरे परिवार होना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी में सेंध लगाते लगाते करप्शन मायने नहीं रहता है। कितना भी करप्ट हो, उसके ऊपर कितने भी आपराधिक कलमें लगी हुई हो, धाराएं लगी हुई हो, क्राइम मैटर नहीं करता है, करप्शन मैटर नहीं करता है, तो फिर एजुकेशन के क्षेत्र में माफियागिरी मैटर क्या करेगी। और शायद यही वजह है, राहुल गांधी जब दिल्ली आने की दिशा में बढ़ रहे थे तो कल उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें जिक्र किया कि भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमान।
ये चार शब्द जो हैं वो मेरे नहीं हैं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बेईमानी वसूली तंत्र बन चुका है। परिवार कर्ज, तनाव, निराशा की तरफ धकेले जा चुके हैं। पेपर लीक माफिया को जन्म दे चुका है। इसीलिए अब एजुकेशन में रेवोल्यूशन की जरूरत है और इसीलिए छात्रों की ये गूंज है। आज जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया कि दरअसल महाराष्ट्र में जो टीईटी पेपर लीक हुआ है उसमें 6 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा। आपने कोई नई तारीख बताई नहीं, लीक क्यों हुआ कोई जिम्मेदारी ली नहीं, और भविष्य को लेकर आपके पास कोई विजन है नहीं, तो फिर छात्र ये क्यों ना मान लें कि आपने दरअसल एक ऐसा नेक्सस बना लिया है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर रहा है। और मसला एजुकेशन सिस्टम का नहीं, मसला भारत के भविष्य का है। इन्हीं छात्रों के हाथ में कल भारत की बागडोर आनी है। ये एक पॉलिटिकल संदेश है, सोशल संदेश है, या इस देश के भीतर में गवर्नेंस के तौर तरीके जो अनडेमोक्रेटिक वे में इस देश को चला रहे हैं और इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको लेकर उठने वाला सवाल है। क्योंकि छात्रों की उम्र के सोनम वांगचुक नहीं है, उनकी उम्र 59 ईयर्स है, लेकिन वह शिक्षाविद है। उनके दिमाग में एक अल्टरनेटिव एस्पेक्ट एजुकेशन को लेकर भी चलता है, जिसकी छवि समझी परखी जा सकती है अगर लद्दाख आप जाते हैं तो। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या इस देश के भीतर हर वो शख्स इस पूरे सिस्टम में एजुकेशन को लेकर इसलिए प्रभावित हो चुका है और अब उसके जुबान पर वो शब्द आ नहीं पा रहे हैं और उन शब्दों को कहीं कोई ऐसी राजनीतिक जुबान ना मिल जाए, इसीलिए सत्ता सरकार घबरा रही है? क्योंकि कमोवेश हर घर में छात्र हैं, बच्चे हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं। दोनों जगह का शटर मौजूदा व्यवस्था में गिरा दिया गया है। नौकरियां दे नहीं सकते हैं, लेकिन हम आपको इतना पैसा देंगे कि आप दूसरों को नौकरी दे सकें। ये कहते कहते इस देश में मुद्रा योजना ले आई गई और 38 लाख करोड़ रुपए बीते 11 वर्षों में बांट दिए गए। 2015 के बाद 2026 तक के बीच में 38 लाख करोड़ रुपए। और सरकार कहती है हमने जिन खातों में पैसा डाला है उनकी कुल खातों की संख्या 50 करोड़ के करीब है। यानी हर तीसरा शख्स इस देश में मुद्रा योजना के तहत है। और अगर प्रधानमंत्री के बयान को समझें तो वो कह रहे हैं हम रोजगार देंगे नहीं, हम आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आप दूसरों को रोजगार दे दीजिए। कुल 40 करोड़ तो जमा युवा है इस देश के भीतर, 50 करोड़ को आप मुद्रा योजना दे चुके हैं। और इसी के समानांतर जितना पैसा अलग अलग योजनाओं में बांटा गया, क्या वाकई पैसा बांटा गया या नहीं बांटा गया, या फिर वो एक अलग पॉलिटिकल माफिया का एस्पेक्ट तो नहीं है? ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए बड़े हैं क्योंकि इन सवालों को छात्र ही उठा सकते हैं, युवा ही संघर्ष के रास्ते ला सकते हैं। और इन्हीं सवालों को खोजते खोजते सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली पहुंच गए और जंतर मंतर पर वो बैठ चुके हैं। लगातार अनशन पर हैं, पानी पी रहे हैं, वजन कम हो रहा है, शरीर पर असर दिखाई देने लगा है, खुद अपने पांव पे अपने भरोसे खड़े हो पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। और ऐलान है कि 20 तारीख को संसद मार्च होगा और उससे पहले कांग्रेस पार्टी का ऐलान है और राहुल गांधी लगातार ऐलान कर रहे हैं कि 17 तारीख को देहरादून में छात्रों की गूंज होगी। अब जरा कल्पना करने की शुरुआत कीजिए, एक ताकतवर सरकार वो क्या क्या कर रही है। क्या वो धामी सरकार के जरिए या उत्तराखंड में मैसेज दे चुकी है राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो आपको बदल दिया जाएगा? ये मैसेज जा चुका है, या फिर इस तरीके से उन्हें परेशान कीजिए कि वो आखिर में प्रोग्राम करें लेकिन वो सिर्फ एक सिंबॉलिक हो, छात्र भी पहुंच नहीं पाए आखिरी वक्त तक। लेकिन डुगडुगी तो अपने तौर पर
देहरादून के कांग्रेस के नेताओं ने बजा दी है और बकायदा जो जानकारी वहां से निकल कर आई उसमें इसको खुले तौर पर कहा गया कि हमने आज रात के 12 बजे हर हाल में टेंट गाड़ने का तय कर लिया है कि परेड ग्राउंड में हम टेंट गाड़ेंगे और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज पहुंच जाएं प्रदेश कार्यालय के दफ्तर में। और दूसरी तरफ जंतर मंतर के भीतर बैठे हुए छात्र, उसमें कुछ आईसा के छात्र हैं जो जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं, 15-16 छात्र वह भी अनशन पर हैं लगातार। कई की तबीयत बिगड़ रही है, अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन सिंबॉलिकली सोनम वांगचुक उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। भारत के भीतर लोकतंत्र का सवाल यूनाइटेड नेशन तक में गूंजने लगा है। दुनिया के हर देश में यह चर्चा बड़ी हो गई है कि भारत के प्रधानमंत्री यहां के पत्रकारों के सवाल का जवाब देते ही नहीं हैं और जो मीडिया है वह सरकार पर आश्रित मीडिया कहें, वो इस रूप में आश्रित है कि उनके संपादक गायब हैं, यानी एडिटर मिसिंग है। कोई सवाल होता नहीं है तो बात निकलकर कैसे आएगी। इसीलिए राहुल गांधी जब आज पहुंचे तो वो सक्रिय हो गए। उनकी सक्रियता धड़कनें पैदा करने लगी केंद्र सरकार के भीतर। वो घर आए, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर गए, वहां से निकले, अपने घर आए। इस तस्वीर भर के भीतर ही देहरादून में कार्यक्रम ना हो उस दिशा में बात बढ़ गई तो दिल्ली के भीतर राहुल गांधी की मौजूदगी। ध्यान दीजिए तो सिर्फ राहुल गांधी की मौजूदगी दिल्ली में हुई और उधर देहरादून में सरकार हरकत में आ गई। कल्पना कीजिए कि अगर यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित तौर पर अगर इलाहाबाद या पटना में हो रहा होता तो इन राज्यों के भीतर के छात्र, जिनकी तादाद इन दोनों राज्यों को मिला दीजिएगा तो तकरीबन 9 से 11 करोड़ के लगभग है। जिन छात्रों को रोजगार चाहिए उनकी तादाद इन दोनों राज्यों में जो लगातार अप्लाई करते हैं 4.5 करोड़ है। क्या स्थिति होती। लेकिन सवाल है, देहरादून ने भी पिछले बरस सितंबर के महीने में पेपर लीक के मामले में जब आंदोलन शुरू किया, जांच की मांग की, सरकार को झुकना पड़ गया। एक परिवार की तरह उत्तराखंड में मौजूदगी वहां के लोगों की होती है, इसलिए परिवार के परिवार निकलकर परेड ग्राउंड में मौजूद हो गए थे। उसी परेड ग्राउंड में अब राहुल गांधी ना पहुंच पाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। सक्रियता बढ़ चुकी है। लेकिन लौटिए अगर जंतर मंतर जहां सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, हालत खराब है। मुश्किल परिस्थिति में छिटपुट छात्र ही कुछ कह पा रहे हैं। लेकिन यह भी सोचना होगा, जिस देश के भीतर कोई सवाल खड़ा करे तो उस पर ना जाने कितनी धाराएं लगा दी जाती हो। इस देश के भीतर कोई सवाल खड़ा करे तो ईडी उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है और राजनीतिक तौर पर कोई बिजनेसमैन, कोई बड़ा कॉरपोरेट, कोई भी अपने तौर पर मदद करने की दिशा में हाथ अगर पॉलिटिकल तौर पर बढ़ा दे तो फिर ईडी सीबीआई छोड़ती नहीं है। तो सवाल यह नहीं है कि दरअसल जंतर मंतर पर तादाद 10 लोगों की है, 100 लोगों की है, 1000 लोगों की है या 10,000 लोगों की होनी चाहिए। सवाल यह है कि एक भी आवाज अगर इस देश में कहीं उठ रही है तो उस आवाज के पीछे कितनी आवाजें होंगी जो दबी हुई है और अपने एहसास को उसके साथ जोड़ रही होगी। शायद यही वो घबराहट है एक ताकतवर सरकार के सामने, जहां वो डर जाती है। जंतर मंतर पर जो हो रहा है, इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है। सोनम वांगचुक की पहचान लोकप्रिय अंदाज में 3 इडियट फिल्म के बाद बनी, जिसमें आमिर खान ने एक रोल अदा किया था। वो भूमिका सोनम वांगचुक की थी, एक शिक्षक
जो अल्टरनेटिव एस्पेक्ट में वैकल्पिक परिस्थितियों के साथ शिक्षा को डेवलप कर रहा है। जीनत अमान राजनीतिक तौर पर कभी सक्रिय नहीं दिखाई दी, लेकिन सोनम वांगचुक के हक में उन्होंने एक दस्तावेज लिख डाला और कहा मैं समर्थन करती हूं। लोग कहने लगे आमिर खान क्यों नहीं कर रहे हैं। चतुर, थ्री इडियट्स का एक कैरेक्टर, उसने भी समर्थन कर दिया। लोगों ने कहा आमिर खान क्यों नहीं कर रहे हैं। जाहिर है, हमने आपसे कहा इस देश के भीतर आवाज उठाने पर पाबंदी अगर लगी हुई है, चंद आवाजें अगर उठ रही हैं तो उसको इस देश की आवाज मान लीजिए। अगर आपको याद हो तो नर्मदा का आंदोलन भी इसी जंतर मंतर पर चल रहा था। उस वक्त आमिर खान वहां पहुंच गए थे और उनकी उस वक्त एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसको गुजरात में रिलीज नहीं होने दिया गया। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उस वक्त जंतर मंतर पर हर कोई जा सकता था, या आप कहें अगर उस पूरी फरिश्त को आप समझना शुरू करें तो तमिलनाडु के किसान तो नरकंकाल लेकर पहुंचे थे जंतर मंतर पर किसानों के हक की लड़ाई का जिक्र करते हुए। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, यहां के लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी सभी तो पहुंचे थे जंतर मंतर। अन्ना के आंदोलन के वक्त भी जंतर मंतर में सन्नाटा था। शुरुआत में सिर्फ एक तस्वीर थी, भारत माता की तस्वीर। बाद में वो चीजें बढ़ती गई, कैसे बढ़ती गई, घबराहट है कहीं ऐसा ना हो जाए परिस्थितियां आगे बढ़ जाए। लेकिन जंतर मंतर की इन तस्वीरों को देखिए, सोनम वांगचुक जहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी गृह मंत्रालय को नहीं है। पल पल की जानकारी पहुंच रही है और सत्ता जानती है कि उसकी ताकत को कोई चुनौती इस देश में दे सकता है तो यह देश तो सत्याग्रहियों का रहा है। यहां पर आंदोलन अहिंसा के साथ जुड़े होते हैं और लोग ऐसे आंदोलन को पसंद करते हैं जहां पर व्यक्ति सब कुछ निछावर करते हुए अपने मुद्दों के ऊपर टिका रहे, रंग नहीं बदले। इसीलिए जंतर मंतर पर भी निगाहें सरकार की है और एक घबराहट भी है कहीं भारत की राजनीति में कोई उफान छात्रों के जरिए खड़ा ना हो जाए। इधर जंतर मंतर है, उधर कल देहरादून हो जाए। पता नहीं दोनों की धाराएं किस रूप में छात्रों के जरिए सही अगर मिल गई तो फिर सवाल राजनीति का नहीं बचेगा। ये एक सामाजिक और शैक्षणिक आंदोलन की ऐसी पृष्ठभूमि होगी जो भारत की उस पॉलिटिकल करप्ट इकोनॉमी के चूल्हों को हिला सकती है जहां पर वो नेक्सस के तौर पर अभी कॉरपोरेट के शिकंजे में जकड़ी जा चुकी है। और शायद यही वजह है, ये घबराहट तो है कहीं अगर छात्रों ने अगर इस देश के भीतर तमाम विपक्ष को, अलग अलग क्षेत्रों के विपक्ष को भी जोड़ दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जंतर मंतर से दूर कांग्रेस पार्टी अभी आपको नजर आ रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी से दूर दूसरे विपक्षी राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। इसीलिए छात्रों की गूंज नॉन पॉलिटिकल तरीके से जो कोटा में हुई, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होने वाली है, वो नॉन पॉलिटिकल तरीके से है क्योंकि वह एक स्पेस बना रही है भारत की उस राजनीति को डिगाने का जिस राजनीति ने इस देश के भीतर के उन डेमोक्रेटिक मूल्यों को ही खत्म कर दिया जिसके आश्रय आपकी अभिव्यक्ति को कोई जमीन मिल सके। इसीलिए यह भी सवाल नहीं है कि उत्तराखंड में कितने छात्र आएंगे, कोटा की तरह भीड़ होगी नहीं होगी, बिल्कुल यह सवाल नहीं है। यह भी सवाल जंतर मंतर को लेकर भी नहीं है, कितने बड़ी तादाद में लोग हैं। सवाल है कोई उठा तो सही, किसी ने सवाल खड़े तो किए, कोई बोलने की ताकत तो रख रहा है। और ताकतवर सरकार चाहती तो एक दिन में जंतर मंतर खाली करा सकती है।
करा चुकी होती, क्यों नहीं करा रही है? वो जानती है कि इस अभिव्यक्ति का एक लंबा सफर होता है। उस सफर के किस मुहाने पर उसको बांध बनाना है जो खुले तौर पर दिखाई दे, और इसके अपने प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जो नजर आ रहे हैं, वो उसके अपने राजनीतिक प्रयोग हैं कि दरअसल किस तरीके से कोई भी बड़ा निर्णय वो कल को लेगी तो उसके साथ उसका अपना वोट बैंक, उसका अपना मीडिया, उसके अपने नौकरशाह, उसकी अपनी न्यायपालिका खड़ी हो जाएगी। यही वजह है। वजह बहुत साफ है। E20 क्या है? इथेनॉल है। किसने फैसला लिया? ये एक मैसेज है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, पेपर लीक हुए, हम नहीं हटाएंगे, ये एक मैसेज है। हमने 4 नौकरशाह को हटा दिया, नौकरशाही खामोश हो गई। पर्यावरण मंत्रालय के भीतर जहां भूपेंद्र यादव हैं, खामोशी रह गई। यानी ये एक्सपेरिमेंट है उस समाज के जरिए राजनीतिक सत्ता का, जो एक्सपेरिमेंट जंतर मंतर पर भी हो रहा है और देहरादून में भी किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कौन सा कदम कैसे उठाएंगे, वो बैरोमीटर पर किस हद तक विरोध के स्वर हो सकते हैं, और इस विरोध के स्वर का बैरोमीटर किस रूप में ऊपर जा सकता है, इसको जंतर मंतर में सोनम वांगचुक भी मापना चाहते हैं और राहुल गांधी देहरादून में भी मापना चाहते हैं। खुलकर, खुले तौर पर सवालों का उठना, सवालों का जवाब देना, यह परिस्थिति है नहीं। आप कह सकते हैं यह देश, उसकी आत्मा, उसके भीतर की संवेदनशीलता, सरकार की जिम्मेदारी, कोई उम्मीद, सब खत्म से हो गए क्या? आप कह सकते हैं हो चुके हैं। लेकिन सवाल है, इस खत्म होती परिस्थितियों के बीच कोई कुलबुलाहट एक ही शख्स की सही हो तो रही है, और सिर्फ यही सरकार को डरा देती है। इसीलिए भ्रम में मत रहिएगा। ये ताकतवर सरकार है जो बेफिक्र है, बिल्कुल बेफिक्र नहीं है। उसे डर है, खौफ है, पता नहीं कल क्या होगा। उससे पहले की सारी हरकतें इस देश के भीतर में उठने वाले आवाजों को दबाकर ना उठने वाली परिस्थितियों को ही एक नॉर्मल जीवन में तब्दील कर दिया जाए, मशक्कत इसी बात को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।